दूसरी ओर चू फैंग पिशाच राजा को लाया, जिसे अभी अभी बनाया गया था, और दानव जेल को तोड़कर पृथ्वी पर वापस आ गया। अपने सामने विशाल महासागर को देखते हुए और पृथ्वी की अनोखी ताज़ा आभा में सांस लेते हुए चू फैंग गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। हम उन विदेशी जातियों को इतनी सुंदर दुनिया पर कब्जा करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? चाहे वो दानव सम्राट हो या कोई भी भविष्य की शक्ति, यदि आप आक्रमण करना चाहते हैं तो आपको मेरी लाश पर कदम रखना होगा। चू फैंग की आंखें अत्यंत दृढ़ थीं, उसके हृदय में एक तात्कालिकता की भावना जागृत हुई। शायद बहुत जल्द ही स्वर्गशीली संरचना क्षतिग्रस्त हो जाएगी जिसने दो दुनियाओं को अलग कर दिया था। उस समय उसे निश्चित रूप से एबिस दानव सम्राट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उनकी वर्तमान ताकत काफी नहीं थी। काय करते? चू फैंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसने उस शक्ति की गणना की जो वो अब उपयोग कर सकता था। उन्होंने हुआंग सीढ़ी पर दाव को समझा और बहुत जल्दी सुधार किया। लेकिन चाहे वो कितना भी तेज क्यों न हो, वो संभवतः पतली हवा से मास्टर गॉड दायरे तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगा। किस मास्टर भगवान ने रक्त की वर्षा का अनुभव नहीं किया, अपने सार को समझने और तोड़ने के लिए उन्मादपूर्ण लड़ाई लड़ी? बेशक ऐसे लोग भी थे जिन्होंने करोड़ों वर्षों से ताओ को समझा था और जिनमें बहुत दृढ़ता थी। हालांकि चू फैंग के पास स्पष्ट रूप से बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं था। इसलिए उसे हुआंग सीढ़ी पर दाव को समझना जारी रखना पड़ा, लेकिन वो इस पर भरोसा नहीं कर सकता था। भूत राजा के लबादे का उपयोग कर करोड़ों मरे हुए प्राणियों को बुलाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? चू फैंग ने धीरे से कहा। हालांकि समस्या ये थी कि विचार तो अच्छा था, लेकिन उसे जीवंतता कैसे मिलेगी? अब उसे जिस जीवन शक्ति की आवश्यकता थी वो खरबों में थी। पृथ्वी पर पहले आक्रमण करने वाले कुछ अथाह दानव उसके दांतों के बीच के अंतराल को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। भूत राजा का लबादा संभवतः तभी उपयोगी होगा जब रसातल पर आक्रमण होगा। फिर अंतिम विधि जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं कि उसकी सफलता दर सबसे अधिक है। चू फैंग चुपचाप समुद्र की लहरों को देख रहा था। आध्यात्मिक निवास खोलो। आध्यात्मिक निवास को खोले बिना अपने स्तर तक पहुंचने में सक्षम होने वाला मैं शायद प्राचीन काल के बाद पहला व्यक्ति हूं। कितना अजीब आदमी है। चू फैंग हल्के से मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि हम कुछ नहीं कर सकते। 9वीं कक्षा के प्रसिद्ध आध्यात्मिक निवास की स्थापना के लिए शर्तें बहुत कठोर है। अगर हम शर्तों की सूची बना दें तो मुझे डर है कि कोई भी अचंभित हो जाएगा। चू फैंग ने आह भरी। सबसे पहले मुझे बिजली के क्लेश का उपयोग करके पहले से ही एक परिपूर्ण दिव्य शरीर को ढालना होगा और अराजक स्थान को संघनित करना होगा। मुझे 9वीं कक्षा के आध्यात्मिक निवास के लिए सबसे मजबूत नींव रखने की आवश्यकता है। लेकिन एक संपूर्ण दिव्य शरीर एक मास्टर भगवान का प्रतीक है। एक नश्वर के लिए इसे पूरा करना कितना बड़ा अंतर होगा, ये कहना भी पर्याप्त नहीं है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर है। इसके अलावा क्लेश को पार करते समय यदि कोई सावधान नहीं है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। दूसरी बात, मुझे अपने शरीर के अव्यवस्थित स्थान को भरने और 99,999 स्वर्णफलियों को पोषित करने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है। चू फैंग ने इस कदम पर बहुत ऊर्जा खर्च की थी। अनगिनत अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए गए, लेकिन अंत में उन्हें एहसास हुआ कि यह स्थापित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज गायब थी, स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश। जब अराजकता पहली बार खुली तो प्रकाश, यह वो कदम था जिसने चू फैंग को पूरी तरह से जकड़ लिया। वो इसे कहां से प्राप्त कर सकता था? कहीं भी कुछ नहीं मिला। अराजकता बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। अब यह एक विशाल ब्रह्मांड था जो अनगिनत वर्षों से विकसित हो रहा था। जब तक चू फैंग ने स्वयं आकाश नहीं खोला और एक नया छोटा ब्रह्मांड स्थापित नहीं किया, शायद उसे स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य प्रकाश को प्राप्त करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। चू फैंग ने तो ये भी अनुमान लगा लिया कि दिव्य सम्राट ने सचमुच 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक निवास स्थापित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया होगा। हालांकि चू फैंग में अब वो ताकत नहीं थी। इन परिस्थितियों को एक साथ मिलाकर आध्यात्मिक अडोब की स्थापना की कठिनाई अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई। यह ऐसी चीज नहीं थी जिस तक मनुष्य पहुंच सके। चू फैंग ने अनुमान लगाया कि मास्टर भगवान या यहां तक कि महान सम्राट स्तर तक पहुंचने की कठिनाई शायद इस 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक निवास की स्थापना जितनी अधिक नहीं थी। अन्यथा दिव्य सम्राट ही सफल होने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं होता। जहां तक अन्य महापुरुषों और महान सम्राटों का प्रश्न है, यद्यपि वे दुर्लभ थे, फिर भी हर युग में कोई न कोई ऐसा अवश्य होता था जो सफल हो सकता था। जैसे ही चू फैंग असहाय था, अचानक संयुक्त भूत राजा के लबादे ने चू फैंग को आशा दी। ये चीज प्रतिभाशाली मरे हुओं को जन्म दे सकती है। जिस क्षण प्रतिभाशाली मरे हुए को बुलाया जाएगा, स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश उनके आध्यात्मिक निवास में पैदा होगा। आखिरकार आध्यात्मिक निवास की स्थापना का सिद्धांत ब्रह्मांड की स्थापना से अलग नहीं था। यद्यपि प्रतिभाशाली मरे हुए आध्यात्मिक निवास में निहित स्वर्ग और पृथ्वी का प्रकाश दयनीय रूप से छोटा और लगभग नगण्य था, अंत में चू फैंग ने आशा देखी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि यह केवल स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य प्रकाश को प्राप्त करने के लिए था, तो पिशाच राजा और नरक ड्यूक को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो बहुत अधिक जीवन शक्ति का उपभोग करते थे। कंकाल सैनिक भी ऐसा ही कर सकते थे। पूर्ण भूत राजा के लबादे को आध्यात्मिक निवास क्षेत्र में उच्च स्तरीय कंकाल को बुलाने के लिए केवल 100 अंक की जीवन शक्ति की आवश्यकता थी। ये 10,000 या 100 मिलियन नहीं था, मात्र 100 अंक। 1 ट्रिलियन अंक की जीवन शक्ति से अनगिनत कंकाल सैनिकों को बुलाया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रत्येक कंकाल सैनिक ने कितनी कम जीवन शक्ति उत्पन्न की, लेकिन उसकी मात्रा गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त थी, है ना? यही कारण था कि चू फेंग ने 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक निवास स्थापित करने का दृढ़ संकल्प किया था। यदि मैं सफलतापूर्वक 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक निवास स्थापित कर लूं, तो मेरी शक्ति निश्चित रूप से फिर से अभूतपूर्व रूप से बढ़ जाएगी। भले ही दानव सम्राट वास्तव में एक मास्टर भगवान है, फिर भी वो उससे लड़ने में सक्षम हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगला रास्ता पहले से ही बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक निवास की स्थापना के लिए तैयारी करने हेतु कंकाल सैनिकों को बुलाओ। दूसरा, हुआंग सीढ़ी पर छठे स्लैश को समझना जारी रखें। 5 तत्व एक कृपाण के रूप में। हालांकि चू फेंग को यह नहीं पता था कि 5 तत्वों को एक कृपाण के रूप में कैसे समझा जाए। 9 कृपाणों के पहले 5 वारों में 5 लोकों की सबसे बुनियादी विशेषताएं शामिल थीं, अर्थात धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। चू फेंग के वर्तमान चरण में ब्रह्मांड के लगभग सभी सतही रहस्यों को समझाया जा चुका था। दोपहर के 2:50 ब्रह्मांड में हर चीज का सार तलाशना, ये थी 5 तत्वों के एक होने की प्रक्रिया। केवल 5 तत्वों को पूरी तरह से समझकर ही उन्हें एक साथ पुनर्तः मिश्रित किया जा सकता है। स्पष्टतः चू फेंग अभी भी इससे बहुत दूर था। ऐसा नहीं था कि चू फेंग ने कभी उन्हें जबरदस्ती एक साथ मिलाने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि उस वार की ताकत बहुत कम थी, इसकी तुलना पहले वार से भी नहीं की जा सकती थी। 5 तत्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, फिर उन्हें एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता था? चू फेंग को यह नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक कृपाण के रूप में इन 5 तत्वों की शक्ति संभवतः पहले 5 वारों की संयुक्त शक्ति को पार कर जाएगी। चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे रसातल के आक्रमण से पहले इसे समझना ही था। तभी चू फेंग को सच्चा आत्मविश्वास मिल सकता था। इसका कारण यह था कि चू फेंग जो चाहता था वो रसातल को हराने जितना सरल नहीं था। पृथ्वी पर मनुष्यों को काफी अपमान सहना पड़ा था। अब समय आ गया है कि अपना सिर ऊंचा रखा जाए। जवाबी हमला, पूर्ण पैमाने पर जवाबी हमला, वो संपूर्ण मानव जाति को शत्रु की भूमि पर ले जाएगा। खून का कर्ज केवल खून से ही चुकाया जा सकता है। हमारे पूर्वज ने हमें यही बताया था। ये तय करने के बाद कि उसे आगे क्या करना है, चू फेंग को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित रूप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक हल्के कदम से उसकी आकृति हजारों मील दूर दिखाई दी। वो सीधे हुआ शिया की राजधानी में वापस नहीं लौटा। इसका कारण ये था कि चू फेंग ने पहले पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने और दुनिया में बिखरी जीवन शक्ति को अवशोषित करने की योजना बनाई थी। दानव शिकार दल के सदस्य पृथ्वी के विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए सभी तरह से वध कर रहे थे। रसातल दानव जाति की एक बड़ी संख्या को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि ये लोग कमजोर थे, फिर भी इनकी संख्या बहुत थी। मच्छर चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वो मांस ही तो है। चू फेंग ने 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक निवास स्थापित करने का मन बना लिया था। उसे कंकाल सैनिकों को बुलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से वो इसे बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था। वो चलकर रुक गया। चू फेंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वो इन निम्न श्रेणी के राक्षसी प्राणियों को नीची नजर से देख रहा था। अंत में उन्होंने वास्तव में उसे 6 ट्रिलियन अंक की जीवन शक्ति प्रदान की। वो पहले से ही 6 साधारण पिशाच राजाओं को बुला सकता था। इसमें पहले छोड़े गए 2 ट्रिलियन अंक भी शामिल हैं, जो कुल 8 ट्रिलियन अंक है। यह कोई छोटी संख्या नहीं थी, और यह सब कुछ नहीं था, क्योंकि दानव शिकार दल अभी भी हत्या कर रहा था। इस बार मुझे किसी उच्च स्तरीय मरे हुए को बुलाने की जरूरत नहीं है। 100 अंकों के लिए एक कंकाल सैनिक, ये जीवन शक्ति पर्याप्त होनी चाहिए, है ना? चू फेंग ने खुद से कहा। 8 ट्रिलियन अंक 80 बिलियन कंकाल सैनिकों को बुलाने के बराबर थे। इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली मरे हुए लोगों के साथ स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश उसके लिए 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक निवास स्थापित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? चू फेंग ने चुपचाप सोचा। अगले ही पल उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने तुरंत ही अनंत समय और स्थान को पार कर लिया। हुआ शिया की राजधानी ठीक उसके सामने थी। हो वुडी और अन्य लोग अभी तक वापस नहीं आए थे। उन्होंने दानव शिकार दल का पीछा करना जारी रखा और शेष बचे अथाह दानवों को मार डाला। चू फेंग अकेले रहकर खुश था। वो अपनी इच्छा से उजाड़ भगवान के प्राचीन क्षेत्र में चला गया और तैरता हुआ सीधे हुआंग सीढ़ी पर उतरा। उसके हाथ की एक लहर से एक अवरोध उसके शरीर को घेर लेता है। बाकी समय उन्हें स्वयं को साधना में लगाना पड़ा।
दानव शिकारी दल के आसपास होने के कारण पृथ्वी पर उसके लिए करने को कुछ भी नहीं था। उस स्थिति में आइए खेती शुरू करें। पृथ्वी से बाहर जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अब उनका ध्यान साधना पर उतना नहीं था। चू फेंग वास्तव में इसका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ की एक और लहर के साथ उसके सामने बेवकूफ कंकाल सैनिकों के टुकड़े तुरंत प्रकट हो गए। संयुक्त भूत राजा के लबादे के लिए ऐसे निम्न स्तर के मरे हुए लोगों को बुलाना अत्यंत आसान होगा। हालांकि चू फेंग को उनमें से बहुत सारे की जरूरत थी। बुलाने का समय उसकी कल्पना से भी परे हो सकता है। चू फेंग चिंतित नहीं था। यदि यह कार्य अबीसाल आक्रमण से पहले पूरा हो जाता तो ठीक रहता। इस अवधि के दौरान वो कृपाण तकनीक को भी समझ सका। उसके सामने भूत राजा का लबादा दिन प्रतिदिन स्वचालित रूप से बड़ी संख्या में कंकाल सैनिकों को बुलाता रहता था। दिन प्रतिदिन समय बीतता गया। अथाह दानवों के आक्रमण के बिना पृथ्वी ने अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। जो लोग भाग्यशाली थे और बच गए थे वे अपने घर लौट आए थे। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। हर कोई मार्शल कलाकार था। सभी जानते थे कि निकट भविष्य में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगा। उस समय कोई भी बच नहीं सकेगा। उनमें से कुछ लोग मर भी सकते हैं, लेकिन उनके पीछे उनके परिवार के लिए, उनके पैरों के नीचे की जमीन के लिए वे केवल लड़ सकते थे। लड़ाई को लड़ाई से रोको, हत्या रोकने के लिए हत्या। वे एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट थे। सबके दिल में एक ही शब्द था, लड़ाई। जहां तक चू फेंग का प्रश्न है, जो साधना पर केंद्रित था, वो समय बीतने को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता था। उसे लगा कि बहुत समय बीत गया है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीने। यह एकांतवास उसकी कल्पना से कहीं अधिक समय तक चला। ये संभवतः सबसे लंबा समय था जब चू फेंग ने एक बार में साधना की थी। पूरे 3 महीने। हकीकत में चू फेंग को नश्वर बने हुए सिर्फ 2 साल ही हुए थे। इस दिन अचानक हुआंग सीढ़ी पर चू फेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। पतली हवा से एक विशाल और सर्वोच्च आभा प्रकट हुई। जो मनुष्य भी हुआंग सीढ़ी पर लगन से साधना कर रहे थे, उन सभी ने एक साथ अपने सिर उठाए और अपने सामने खड़े उदासीन युवक को सम्मान की दृष्टि से देखा। वरिष्ठ चू फेंग लगता है फिर से मजबूत हो गए हैं। वे चू फेंग के दायरे से बहुत दूर थे। वे नहीं जानते थे कि चू फेंग कितना शक्तिशाली था, लेकिन वे जीवन के सार से आघात महसूस कर सकते थे। दूसरी ओर दानव शिकार दल के लोग आश्चर्य से चू फेंग को देख रहे थे। ली पेन की आंखें चौड़ी हो गईं। बॉस, क्या वो सचमुच अब मास्टर भगवान बन गया है? उसके बगल में लियू जियान एर ने अपना सिर धीरे से हिलाया। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि उसकी कृपाण तकनीक में सुधार हुआ है, लेकिन यह काफी डरावना है। बिग ब्रदर फेंग ने कुछ महीने पहले ही सफलता हासिल की है। इस समय चू फेंग ने भीड़ की ओर देखा। वो मंद मंद मुस्कुराया। अगली बार मैं अपना आध्यात्मिक निवास खोलने की कोशिश करने जा रहा हूं। आप सभी दूर रहें। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। सामान्यतः कहा जाए तो आध्यात्मिक निवास स्थापित करने में कोई खतरा कैसे हो सकता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसका अनुभव केवल छोटे बच्चे ही कर सकते थे, जो दिव्य स्तर के भी नहीं थे। यह उच्चस्तरीय दिव्य प्रभुओं के समूह को कैसे खतरे में डाल सकता है? हालांकि इस बार चू फेंग जो स्थापित करना चाहता था वो पौराणिक 9वीं कक्षा का आध्यात्मिक निवास था। यहां तक कि चू फेंग स्वयं भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसका सामना किससे होगा। कोई भी व्यक्ति कभी भी अधिक सावधान नहीं हो सकता। सुरक्षित रहने के लिए वो जानबूझकर जाग गया और सभी को याद दिलाया। चू फेंग की बातें सुनकर सभी लोग जल्दी से चले गए। वे केवल दूर से देखने का साहस कर सके। इस समय चू फेंग के चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान थी। उसने चारों ओर देखा। विशाल हुआंग सीढ़ी पहले से ही अनगिनत कंकाल सैनिकों से भरी हुई थी। पिछले 3 महीनों में सम्मन जारी होने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। दोपहर के 2:51 8 ट्रिलियन जीवन शक्ति समाप्त हो चुकी थी और बदले में कुल 80 बिलियन कंकाल सैनिक प्राप्त हुए। जब तक कि यह उसकी अनोखी कैओस डांटियन में गहराई तक नहीं चला गया। जहां तक नजर जाती थी, 9 विशाल सुनहरे चौकोर मैदान सुव्यवस्थित ढंग से पंक्तिबद्ध थे। 99,999 छोटी सुनहरी फलियां लगातार चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं। कुछ छोटी सुनहरी फलियां भी खिलने लगी थी और उनमें फल लगने लगे थे तथा हरी कलियां निकलने लगी थीं। चू फेंग को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। हालांकि उन्हें लगा कि यह लाभदायक और हानिरहित है, इसलिए उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। अब शुरू करें। मेरे आध्यात्मिक निवास में बहुत देर हो गई है। चू फेंग खिलखिलाकर मुस्कुराया। एक विचार के साथ उसके कैओस डार्टियन में तुरंत तूफान आ गया। एक ही समय पर बाहरी दुनिया में एक चौंकाने वाला धमाका हुआ। मूलतः उज्ज्वल दिन तुरंत पलट गया। सटीक रूप से कहें तो यह आधा दिन और आधी रात हो गई थी। सूर्य और चंद्रमा एक ही समय में प्रकट हुए। उनकी चमक से संसार प्रकाशित हो गया। जहां तक नजर जाती, चारों दिशाओं में घने बैंगनी रंग की आभा के गोले थे। ऐसा लग रहा था कि वे 9 स्वर्गों से आए हैं
और उनके साथ अनगिनत बिजली के विस्फोट हो रहे थे जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अनंत सुनहरी रोशनी ने तुरंत पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, जिससे सभी अंधे हो गए। वे चू फैंग की आकृति भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, और इस क्षण अमर संगीत की ध्वनि फिर से सुनी जा सकती थी। यह कोई सच्ची आवाज नहीं थी, बल्कि महान दाव की आवाज थी। यह हर किसी के दिल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जश्न मनाया जा रहा हो। जहां तक इस सब के अपराधी की बात है, चू फैंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसका सारा ध्यान अराजक डेंटियन पर केंद्रित था, जो अचानक बदलने लगा था। बाहरी दुनिया में दिव्य प्रकाश ने संसार को प्रकाशित कर दिया और अमर संगीत गूंज उठा। चू फैंग का शरीर भी उल्टा हो गया था। मूल रूप से छोटा अराजक डेंटियन अचानक बिखर गया। चू फैंग की हैरान निगाहों के सामने ये सीधे टूट गया। 9 वर्गाकार खेतों में अनगिनत छोटी सुनहरी फलियां एक साथ निकली और चारों दिशाओं में उड़ती हुई आसपास के खाली अंधेरे में प्रवेश कर गई। मैंने कोई ताकत नहीं लगाई। यह अचानक दृश्य देखकर चू फैंग घबरा गया। उनकी सारी नींव इस अराजकता दांतियन में एकत्रित हुई थी। ये छोटी सुनहरी फलियां उसकी शक्ति का स्रोत थी। इसने अनंत ऊर्जा को संघनित किया। अन्यथा चाहे ताओ के बारे में उनकी समझ कितनी भी गहरी क्यों न हो, उनकी ऊर्जा आधारशिला के समर्थन के बिना ये केवल एक भ्रम ही होगा। वो इतनी दूर कैसे आ गया? हालांकि उसने कोई आध्यात्मिक निवास स्थापित नहीं किया था। वास्तव में ये कैओस डेंटियन चू फैंग का अस्थायी आध्यात्मिक निवास था। लेकिन अब उसकी अराजकता दांतियन बिखर गई थी। क्या छोटी सुनहरी फलियां उड़ गईं? ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अनंत अंधकार और मौन में डूब गया हो। उसके शरीर में अब कोई जान नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसके सफल होने से पहले ही मर जाऊंगा, है ना? अराजक डेंटियन को देखकर, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था, चू फैंग दंग रह गया। शायद आध्यात्मिक निवास की स्थापना के लिए प्रयास जारी रखने हेतु मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य प्रकाश की आवश्यकता है। चू फैंग को एक स्पष्ट अनुमान था। अगले ही क्षण उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। एक विचार से ही बाहरी दुनिया में बड़ी संख्या में कंकाल सैनिक बिखर गए। फिर वे सभी चू फैंग के शरीर में विलीन हो गए और अंधेरे में प्रवेश करने से पहले जहां उसका कैओस दांतियन था, वहां एकत्र हो गए। चू फैंग को नहीं पता था कि यह प्रभावी था या नहीं, लेकिन इस समय केवल एक ही रास्ता था। जैसे स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश बढ़ गया, अचानक अराजकता दांतियन के मूल स्थान से एक मंद प्रकाश प्रकट हुआ। एक बीज की तरह जो अभी अभी अंकुरित हुआ था, वो अंधेरे शून्य की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था, इस मृत मौन को उलटने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार अंतहीन अंधकार में प्रकाश की पहली किरण दिखाई दी। आशा की रोशनी। यह विचार चू फैंग के दिमाग में कौर था। जैसा वह सोच रहा था, एक क्षण में धमाका, उसके मन में एक चौंकाने वाला धमाका हुआ। सदमे से चू फैंग लगभग बेहोश हो गया। आशा का प्रतीक प्रकाश तेजी से फैलने लगा। इस समय विस्तार की गति प्रकाश की गति से अनगिनत गुना अधिक प्रतीत हो रही थी। धमाका। यह एक बिग बैंग जैसा था। एक ही क्षण में इसने अंतहीन अंधकार को प्रकाशित कर दिया। इस समय चू फैंग ने अनगिनत छोटी सुनहरी फलियों को देखा, जो अभी अभी बाहर निकली थी। जैसे ही आशा की रोशनी फैली, छोटी सुनहरी फलियां तेजी से बढ़ने लगी। वे बड़े और बड़े होते गए और सुनहरा प्रकाश घना और घना होता गया। परिवर्तन इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी भी भौतिक नियम का पूरी तरह से उल्लंघन किया हो। क्षण भर में अंगूठे के आकार की छोटी सुनहरी फलियां अतुलनीय रूप से विशाल तारों में बदल गईं, जो अंतहीन ऊष्मा तरंगे उत्सर्जित कर रही थीं। चू फैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब उसने दोबारा देखा तो उसके चारों ओर अनगिनत चमकते हुए सूर्य जैसे ऊंचे तारे उग रहे थे। हालांकि चू फैंग ने ग्रह पर महासागरों का एकत्रीकरण और पहाड़ों और नदियों का निर्माण देखा। वो है नीले ग्रह के केंद्र में चू फैंग ने एक कोशिकीय प्राणियों का जन्म भी देखा। मैं जीवन का निर्माण कर रहा हूँ। चू फैंग के दिमाग में अचानक आए इस विचार ने उसे वहीं पर स्तब्ध कर दिया। जीवन का जन्म अत्यंत रहस्यमय और गहन था। यहाँ तक कि एक महान सम्राट भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सका कि वे जीवन का पोषण करना जानते हैं। ये ब्रह्मांड का सबसे मौलिक दाव था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे जीवित प्राणी नियंत्रित कर सके। पर अब चू फैंग का दिल उथल पुथल हो गया। वो लगातार तारों को देखता रहा। एक कोशिकीय जीव विशाल महासागर में स्वतंत्र रूप से तैरने लगे, लेकिन उनका विकास जारी नहीं रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी ऊर्जा उनके विकास के लिए पर्याप्त नहीं है? चू फैंग को एहसास हुआ, यह बहुत संभव था। आखिरकार किसी भी पदार्थ या जीवन का जन्म ऊर्जा की खपत ही थी। सब कुछ ऊर्जा संरक्षण था। लेकिन क्या मैं एक आध्यात्मिक निवास स्थापित कर रहा हूं या एक ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा हूं? चू फैंग कड़वाहट से मुस्कुराया। इस बार 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक निवास की स्थापना वास्तव में उनकी कल्पना से परे थी। जैसे ही चू फैंग अपने साहसिक विचार से हैरान महसूस कर रहा था, अचानक एक चमकदार रोशनी चमक उठी।
चू फेंग ने जल्दी से अपने आंतरिक ब्रह्मांड को देखा। इस समय तक 99,999 छोटी सुनहरी फलियां अपना विकास पूरा कर चुकी थीं। दोपहर के 2:52 इस समय तक 99,999 छोटी सुनहरी फलियां अपना विकास पूरा कर चुकी थीं। वहां ऊंचे ऊंचे तारे थे जो अरबों मील तक प्रकाश फैलाते थे, साथ ही सूर्य, चंद्रमा और तारे थे जो धीरे धीरे घूमते थे। चू फेंग ने सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि अधिकांश छोटी सुनहरी फलियां, जिनमें सबसे अधिक ऊर्जा थी और जो पहले भी खिल चुकी थीं और फल भी दे चुकी थीं, उनमें जीवन उत्पन्न हो चुका था। छोटी सुनहरी फलियां तारों और ब्लैक होल में बदल गईं। आखिरी कुछ सुनहरी फलियां विशाल तारों वाले आकाश में अनगिनत तारों में विभाजित हो गईं। ब्रह्मांड का भ्रूण रूप ठीक इसी प्रकार निर्मित किया गया था। यद्यपि यह धीमी थी, फिर भी यह दृढ़ता से संचालित हुई। वे घड़ी में लगे अनगिनत परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरह थे। उनमें से प्रत्येक का अपना अपना काम था, लेकिन वे एक दूसरे को प्रभावित करते थे और साथ मिलकर समय की धारा को आगे बढ़ाते थे। इस समय चू फेंग को एक एहसास हुआ, तथाकथित 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक निवास क्या वास्तव में उसके शरीर में उसके लिए एक अद्वितीय ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा था? सच्चा ब्रह्मांड मूलतः वर्तमान ब्रह्मांड के समान ही था। ये जीवन को जन्म भी दे सकता है। मैं पूरे ब्रह्मांड को अकेले नियंत्रित करता हूं? चू फेंग को इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा, क्योंकि यह बहुत अविश्वसनीय था। वर्तमान ब्रह्मांड को ही देख लीजिए, ये बहुत विशाल और गहरा है। इसके अंदर कितनी ऊर्जा समाहित है, कोई नहीं जानता था। स्वर्गीय दाओ, महान दाओ, अनगिनत छोटे रास्ते, महान सम्राट, महान देवता, अरबों जीवित प्राणी, वे सभी इसी ब्रह्मांड से पैदा हुए थे। यदि वो ऐसे ब्रह्मांड को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता, तो वो कितना शक्तिशाली होता? चू फेंग ने इसके बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। बेशक उसका आंतरिक ब्रह्मांड अभी भी बहुत कमजोर था। चू फेंग ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया। ऐसा लग रहा था कि यह केवल 1 प्रकाश वर्ष लंबा और चौड़ा होगा। 1 प्रकाश वर्ष, जो कि वो दूरी थी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय कर सकता था, पहले से ही एक बहुत बड़ी संख्या थी। लेकिन ब्रह्मांड की तुलना में यह अभी भी बहुत महत्वहीन था। ये कहा जा सकता है कि चू फेंग का आंतरिक ब्रह्मांड एक बच्चे की तरह था जिसे दूध पिलाया जाना था। वो अभी भी उस ब्रह्मांड से बहुत दूर था जिसमें वह अब रहता था। महान सम्राटों और महान देवताओं की तो बात ही छोड़िए, ये घास का एक तिनका या एक फूल भी नहीं पाल सकता था। लेकिन फिर भी चू फेंग अभी भी बेहद सदमे में था। वर्तमान ब्रह्मांड अनगिनत जीवित प्राणियों द्वारा साझा किया गया था, लेकिन उसका आंतरिक ब्रह्मांड केवल उसका ही था। तो अब वो कितना ताकतवर था? जैसे ही चू फेंग विचार कर रहा था, अचानक उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ब्रह्मांड कांप रहा है। अगले ही क्षण एक अत्यंत चमकदार ऊंची तलवार वास्तव में ब्रह्मांड के तारों भरे आकाश को चीरती हुई निकली और काफी देर तक हवा में लटकी रही। ठीक उसी के तुरंत बाद ऐसा लग रहा था मानो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। चू फेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये सेबर दाव के बारे में मेरी समझ है? क्या ये वास्तव में आंतरिक ब्रह्मांड में प्रतिबिंबित होता है? और यह आंतरिक ब्रह्मांड को गति दे रहा है और कृपान के महान दाव को जन्म देना शुरू कर रहा है? यह सही है, चूंकि यह एक सच्चा ब्रह्मांड है, इसलिए अनगिनत महान दाव स्वाभाविक रूप से पैदा होंगे। जैसे जैसे ब्रह्मांड अधिक से अधिक परिपूर्ण होता जाएगा, महान दाव भी अधिक से अधिक परिपूर्ण होते जाएंगे। और मैं अपने अंदर के ब्रह्मांड के साथ एक हूँ। ये सोचते ही चू फेंग की आंखें अचानक चमक उठी। ऐसी स्थिति में क्या इसका मतलब यह नहीं है? चू फेंग के दिमाग में अचानक एक विचार कौर था। दूसरी ओर, यदि मेरा आंतरिक ब्रह्मांड बढ़ता रहता है और नए महान दाव को पोषित करता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी अनगिनत महान दाव को सीधे तौर पर समझ सकता हूं? मेरे शरीर में स्थित ब्रह्मांड और मैं एक है। चू फेंग की आंखों से अचानक एक अत्यंत चमकदार रोशनी फूट पड़ी। ये जानना जरूरी था कि एक योद्धा के मास्टर गॉड दायरे में पहुंचने के बाद शक्ति का मुख्य स्रोत दाव था। जितना अधिक वो दाव को समझेगा, वो उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। हालांकि दाव को समझने का मार्ग कठिन था। ऐसे कई अजेय गुरुदेव और महान सम्राट थे जिनका एकांतवास हजारों वर्षों तक चला। इसमें इतना समय क्यों लगा? क्योंकि दाव आभा को पाना कठिन था और रास्ता अलौकिक था। उन्हें इसे समझने के लिए सावधानीपूर्वक खोज करने और शांत होने की आवश्यकता थी। वे एक समय में करोड़ों लोगों से भी अधिक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार सभी को दबा दिया था और वर्तमान युग को नीचा देखा था। हालांकि मास्टर गॉड दायरे में पहुंचने के बाद किसी व्यक्ति का करोड़ों वर्षों तक सुधार न होना बहुत आम बात थी। यही कारण था कि दाव समझ खजाना इतना कीमती था। और अब चू फेंग को दाव को समझने के लिए समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, नहीं उसे मार्ग तलाशने की आवश्यकता थी। उनके लिए जब तक वो अपने आंतरिक ब्रह्मांड का पोषण करते रहेंगे, जब उनका संचय काफी गहरा होगा, तब तक सब कुछ स्वाभाविक रूप से सही जगह पर आ जाएगा। एक गहरी सांस। चू फेंग को अचानक समझ आ गया कि भविष्य में उसे किस दिशा में काम करना चाहिए।
आंतरिक ब्रह्मांड को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसे ही चू फैंग विचार कर रहा था, अचानक एक आवाज या बल्कि एक विचार चुपचाप चू फैंग के दिमाग में प्रकट हुआ। उसने अपने आंतरिक ब्रह्मांड को देखा। चू फैंग को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी उंगली के एक झटके से कुछ बना या नष्ट कर सकता है। अगले ही पल स्वाभाविक रूप से चू फैंग की नजर एक उजाड़ ग्रह पर केंद्रित हो गई। एक विचार मात्र से ही ग्रह के चारों ओर असंख्य ऊर्जाएं तुरंत उमड़ पड़ी। ठीक उसी के तुरंत बाद जमीन से पहाड़ उठे और नदियां एकत्रित हुई। धीरे धीरे कुछ कोशिकीय जीव भी पैदा हुए। तो मैं इस सब पर नियंत्रण करने की पहल कर सकता हूँ। ये सृजन की शक्ति है। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गईं। धमाका! आंतरिक ब्रह्मांड में तुरंत विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। पहाड़, नदियां और यहां तक कि जो जीवन अभी अभी पैदा हुआ था, वह भी तुरंत पुनः ऊर्जा में बदल गया। उसने कोई ऊर्जा नहीं खोई, वो अभी भी ब्रह्मांड में घूम रहा था। यह विनाश की शक्ति है। चू फैंग को एहसास हुआ, सृजन और विनाश, ऊर्जा संरक्षण। मेरा एक विचार सब कुछ बना सकता है। मेरा एक विचार सब कुछ नष्ट भी कर सकता है। मैं इस ब्रह्मांड का सच्चा सृजनकर्ता ईश्वर हूँ। शायद एक दिन मेरा आंतरिक ब्रह्मांड भी सच्चे बुद्धिमान जीवन को जन्म देगा। उस समय वे भी विकसित होंगे और शक्तिशाली बनेंगे। अंत में वे इस ब्रह्मांड के विकास के लिए पोषण का स्रोत बन जाएंगे, जैसे अभी है। चू फैंग को अचानक समझ आ गया, शायद यह विशाल ब्रह्मांड भी इसी तरह आया है। अचानक चू फैंग का दिल धड़कना बंद हो गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे सिर के ऊपर भी सृष्टिकर्ता की ओर से एक जोड़ी आंखें होंगी? या फिर क्या यह है कि जिस स्थान पर हम अभी रहते हैं वो मूल ब्रह्मांड है और बाद में स्थापित ब्रह्मांड उससे भिन्न है? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। चू फैंग को लगा कि यह सब अभी भी उससे बहुत दूर है। अभी सही काम यही है कि रसातल के खतरे को हल किया जाए। अपने आंतरिक ब्रह्मांड के संबंध में चू फैंग को लगा कि अभी भी बहुत सारी अज्ञात चीजें हैं जिन्हें उसे भविष्य में धीरे धीरे तलाशने की जरूरत है। अभी चू फैंग केवल ये जानना चाहता था कि वो कितना मजबूत है। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी नजर वास्तविक दुनिया पर लौट आई। चू फैंग ने गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठी के हल्के से कसने से आसपास की दुनिया कांपने लगी। इस दृश्य ने आसपास के सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। ली पेन कुछ कहे बिना न रह सका। बॉस, बॉस अलग लग रहे हैं। उसके बगल में लियू जियान एर की खूबसूरत आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। रहस्यमय, विशाल, प्राचीन और जासूसी करना कठिन। इन शब्दों का इस्तेमाल लोगों का वर्णन करने के लिए नहीं किया गया था, लेकिन इस समय लियू जियान एर को एक अकथनीय भावना महसूस हुई। जैसे ही सभी लोग चौंक गए, चू फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ? चू फैंग को लग रहा था कि वो एक ही मुक्का मारकर अपने पिछले स्वरूप को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। किसी को ये जानना था कि 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक निवास की स्थापना से पहले चू फैंग पहले से ही 9वीं बारी के दिव्य भगवान के बराबर था। गुरुदेव के नीचे 9वीं कक्षा सबसे सम्माननीय थी। इस समय यहाँ तक कि प्राचीन काल में भी वो एक अधिपति होगा। लेकिन अब चू फैंग को लगा कि वो पहले बहुत कमजोर था। मैं अब किस स्तर पर हूँ, मास्टर भगवान? चू फैंग संदेह से भर गया। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि जिस दिन तुम मास्टर भगवान बनोगे उस दिन दुनिया को नष्ट करने वाली बिजली गिरेगी? उसने अपना सिर उठाया और साफ आसमान की ओर देखा। बिजली गिरने का कोई भी संकट नहीं था। ऐसी स्थिति में मैं अभी भी मास्टर भगवान नहीं हूँ? ये सच है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप मास्टर गॉड दायरे में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक छोटे से मार्ग को पूरी तरह से समझना होगा, या कम से कम एक महान दाव के 10% को समझना होगा, इससे पहले कि आप बिजली के संकट को ट्रिगर कर सकें। लेकिन मैं 9वीं बारी के दिव्य भगवान से इतना अधिक शक्तिशाली क्यों हूँ? यदि ऐसा होता तो दोनों के बीच ताकत का अंतर संभवतः दर्जनों या सैकड़ों गुना होता, है ना? दोपहर के 2:53 चू फैंग के स्तर पर उसे मास्टर भगवान स्तर की कुछ समझ थी। वो इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता। उसे पता नहीं था कि छोटा रास्ता क्या होता है। एकमात्र रास्ता जिस पर वो चला वो था कृपान दाओ। यह मार्शल सम्राट क्षेत्र के लिए एक अच्छा रास्ता था, लेकिन अभी तक उन्होंने केवल एक छोटा सा कदम ही उठाया था। तो क्या अब मैं मास्टर गॉड रियल्म के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ? चू फैंग और भी अधिक चकित हो गया। मास्टर गॉड दायरे के नीचे और ऊपर दो पूरी तरह से अलग दुनियाएं थीं। हालांकि चू फैंग को यह नहीं पता था कि दोनों के बीच कितना अंतर था। वो केवल इतना जानता था कि मास्टर गॉड दायरे से नीचे हर कोई चींटी था। चाहे कितने भी मास्टर देवता हो, वे मास्टर देवताओं को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। उसे नहीं पता था कि यह अतिशयोक्ति थी या सच। यदि ऐसा होता तो दोनों के बीच ताकत का अंतर संभवतः दर्जनों या सैकड़ों गुना होता, है ना? तो क्या मैं पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली हूं? नहीं। उसने राहत की सांस ली। चू फैंग को इस अंतर को जानने की सख्त इच्छा थी, क्योंकि अथाह दानव सम्राट एक मास्टर भगवान हो सकता है।
यदि उन्हें दूसरे पक्ष की ताकत का पता ही नहीं होता तो वे ये लड़ाई नहीं लड़ पाते। लेकिन उन्हें इस बारे में कभी कोई जानकारी नहीं मिली थी। इससे पहले वो यू के पूर्ववर्ती और वीरान भगवान के प्रक्षेपण का सामना कर चुका था। उसने नर्क के सम्राट को भी देखा था, लेकिन उस समय वो अभी भी बहुत कमजोर था। स्वाभाविक रूप से नर्क के सम्राट उसे ये बातें नहीं बताएंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? चू फैंग असहाय महसूस कर रहा था। मेरी नींव में अभी भी थोड़ी कमी है। उसने आह भरी और चारों ओर देखा। अगले ही क्षण उसकी आंखें मानो उजाड़ भगवान के प्राचीन साम्राज्य को भेदती हुई दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर लटकी हुई चमकदार स्वर्णिम रैंकिंग सूची पर पहुंच गई। ओह हाँ, वहां गोल्डन रैंकिंग सूची भी है। इस चीज में अनगिनत खजाने हैं। इन्हें प्राचीन मनुष्यों द्वारा विशेष रूप से यहाँ छोड़ा गया था। शायद इसमें वह जानकारी है जिसकी मुझे जरूरत है। हे प्रभु, ये कैसा अस्तित्व है? ये सोचकर चू फैंग ने अब एकांतवास नहीं किया। उन्होंने तुरंत उजाड़ भगवान के प्राचीन क्षेत्र को छोड़ दिया और पुनः पृथ्वी पर कदम रखा। उसने तपते सूरज की ओर देखा। हालांकि सूर्य के पास एक अस्तित्व था जो सूर्य से भी अधिक चमकदार था। स्वर्ण रैंकिंग सूची। जिस दिन से दुनिया ने वापसी की है तब से यह धरती से बहुत ऊपर लटकी हुई है। चू फैंग का तेजी से उत्थान इस स्वर्णिम रैंकिंग सूची से अविभाज्य था। आध्यात्मिक ऊर्जा गोल्डन रैंकिंग सूची, रक्त रेखा गोल्डन रैंकिंग सूची, पालतू जानवर गोल्डन रैंकिंग सूची, युद्ध संरचना गोल्डन रैंकिंग सूची, विविध आइटम गोल्डन रैंकिंग सूची। 10 गोल्डन रैंकिंग सूचियां अभी भी चमक रही थीं। चू फैंग चुपचाप अपने सामने सब कुछ देख रहा था। तुरंत ही उसके सामने एक वर्चुअल एक्सचेंज स्क्रीन प्रकट हो गई। हालांकि ये पूरी तरह से नहीं दिखा। आखिरकार जब चू फैंग चले गए तो उनके अंक सूचियों के सभी स्तरों को खोलने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जब वो वापस लौटे तो उनके पास अंक जमा करने का समय नहीं था। यहां तक कि हो वुडी और अन्य लोगों का अधिकार भी अब उससे कहीं अधिक था। बेशक वर्तमान चू फैंग के लिए अंक अब महत्वपूर्ण नहीं थे। जब तक वो चाहते थे उनके लिए गोल्डन रैंकिंग लिस्ट को छीनना मुश्किल नहीं था। जब वो कमजोर था तो गोल्डन रैंकिंग लिस्ट में कीमती खजानों की चकाचौंध भरी श्रृंखला को देखकर चू फैंग की लार टपकने लगी। वह चाहता था कि वो सारी अच्छी चीजें घर ले जा सके, लेकिन अब ये देखकर वो बहुत शांत था। गोल्डन रैंकिंग सूचियों में कई अच्छी चीजें थीं, लेकिन सबसे अच्छे खजाने, जिनमें तथाकथित पौराणिक और दिव्य ग्रेड शामिल थे, शायद केवल मास्टर भगवान ग्रेड खजाने थे, है ना? अतीत में चू फैंग केवल मास्टर गॉड हथियार प्राप्त करने का सपना देख सकता था, लेकिन अब उसके पास अभी भी 10 से अधिक बेकार वस्तुएं थीं। बेशक चाहे जो भी हो, वे खजाने थे। चू फैंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी। वो ये भी विचार कर रहा था कि क्या उसे सब कुछ एक साथ ले लेना चाहिए। उसके आंतरिक ब्रह्मांड को ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आंतरिक ब्रह्मांड एक शिशु की तरह था जिसे दूध पिलाने का इंतजार था। उसे अपने क्षेत्र का विस्तार करने, जीवन का पोषण करने और महान दाव को विकसित करने के लिए तत्काल बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। चू फैंग अभी भी अपने शरीर में मौजूद ब्रह्मांड पर भरोसा कर रहा था कि वो अधिक शक्तिशाली बनेगा और सभी प्रकार के महान दाव परिपूर्ण होंगे ताकि वे खुद का पोषण कर सकें। महान युग के आने में अधिक समय नहीं लगेगा। चू फैंग के पास धीरे धीरे महान दाव को समझने का समय नहीं था। जब विशेषज्ञों को दाव को समझने में हजारों साल लग गए, अक्सर एकांत से बाहर निकलने के बाद बाहरी दुनिया बदल गई होती। चू फैंग को साधना के मार्ग पर कदम रखे हुए अभी कुछ ही वर्ष हुए थे। 1000 साल, लानत है। इसके अलावा दाव को समझना उतना ही कठिन था जितना कि आकाश तक पहुंचना। किसने ये कहने का साहस किया कि वे निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं? प्राचीन काल से लेकर अब तक कितने महान देवताओं और सम्राटों ने हजारों वर्षों में आधा कदम भी आगे बढ़ाए बिना अनगिनत वर्ष बर्बाद कर दिए। इसलिए चू फैंग ने धीरे धीरे इसे समझने की उम्मीद नहीं की। 9वीं कक्षा का आध्यात्मिक निवास, आंतरिक ब्रह्मांड ही उसके लिए इसे पार करने की कुंजी था। बस तुम रुको, जब वे प्राचीन लोग खुद को प्रकट करेंगे और हमें धमकाएंगे तो मैं आपको एक बड़ा आश्चर्य दूंगा। चू फैंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी और व्यंग्य किया। उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। जिस दिन महान युग का अवतरण होगा, सभी प्रकार के लुप्त, छिपे हुए और अज्ञात राक्षस सतह पर आ जाएंगे। कोई भी पृथ्वी देवता और पृथ्वी रसातल दिव्य ग्रहों के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका, क्योंकि ये दो दिव्य ग्रह यिन और यांग नामक दो स्वर्गीय दाव का प्रतिनिधित्व करते थे। स्वर्गीय दाव, यह महान दाव नहीं था। चू फैंग को सटीक अंतर पता नहीं था। हालांकि वो ये भी जानता था कि महान दाव की खेती की जा सकती है, लेकिन स्वर्गीय दाव को ढूंढना मुश्किल था। वो इसे खोज भी नहीं सका, समझना तो दूर की बात है। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि दिव्य ग्रह यिन यांग स्वर्गीय दाव की अभिव्यक्ति थे। जो कोई भी दो दिव्य ग्रहों को नियंत्रित कर सकता है, उसके पास एक ही कदम में स्वर्ग में चढ़ने और दो स्वर्गीय दाव को नियंत्रित करने का मौका होगा ताकि वो इस ब्रह्मांड में सबसे मजबूत बन सके। कौन लुभाया नहीं जाएगा?
एक गहरी सांस। चू फैंग को अच्छी तरह पता था कि उसके और वर्तमान पीढ़ी के मनुष्यों के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। वैसे भी मानव विशेषज्ञों के पास पहले से ही मास्टर दिव्य हथियार थे जो उन्होंने उन्हें दिए थे। अन्य अभी भी कमजोर थे। वे स्वर्ण रैंकिंग सूचियों पर खजाने के लिए विनिमय नहीं कर सकते थे। संसाधन उपहार बैग जो उन्होंने पहले पूरी मानव जाति को दिया था, वो वर्तमान मानव जाति के लिए सबसे उपयुक्त खेती संसाधन था। जहां तक उसके सामने मौजूद खजानों की बात है, उसे पहले अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करना असंभव नहीं लगा। कंधे उचकाते हुए चू फैंग ने बुदबुदाया, छोड़ो, देखते हैं। मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूं कि तथाकथित स्वर्गीय दाव, महान दाव और लघु दाव क्या है। मुझे आशा है कि गोल्डन रैंकिंग सूची में मेरे लिए कुछ आवश्यक होगा। जैसे ही वो इस पर विचार कर रहा था, चू फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक गोल्डन रैंकिंग लिस्ट के सामने प्रकट हुआ जैसे कि वो टेलीपोर्ट हो गया हो। धमाका। दोपहर के 2:54 ऐसा लग रहा था जैसे वो चू फैंग को अस्वीकार करना चाहता था। इसने किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं दी। ये प्राचीन मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया खजाना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें एक निश्चित आध्यात्मिकता थी और सहज रूप से इसने प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि वर्तमान चू फैंग अब पहले जैसा नहीं रहा। सुनहरी लहरें उठी। चू फैंग ने बस थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, यह महसूस करते हुए कि स्वर्णिम रैंकिंग सूचियां वास्तव में काफी शक्तिशाली थी। चू फैंग ने अनुमान लगाया कि उनमें 8वें या 9वें मोड़ वाले दिव्य भगवान की शक्ति हो सकती है। पहले आक्रमण करने वाले राक्षस राजा ने इस चीज पर कोई भी योजना बनाने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वो सदमे से मारा गया होता। दुर्भाग्य से गोल्डन रैंकिंग लिस्ट में शामिल लोग केवल मृत प्राणी थे। वे केवल सहज रूप से प्रतिरोध करना जानते थे, लेकिन वे घुसपैठियों का विरोध करने में मनुष्यों की मदद करने के लिए पहल नहीं कर सकते थे। उसके विचार तुरंत गायब हो गए और चू फैंग ने उसका सामना करना जारी रखा। उसके हाथ ब्लेड की तरह थे, वो धीरे धीरे वार कर रहा था। स्वर्णिम लहरों का सामना करते हुए उन्होंने स्वर्णिम रैंकिंग सूची पर कब्जा करना जारी रखा। उसके हाथ सख्त तो नहीं थे, लेकिन वे तेज ब्लेड की तरह थे, अविनाशी और अजेय। वे बलपूर्वक सुनहरी लहरों को चीर रहे थे। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे चू फैंग सीधे गोल्डन रैंकिंग लिस्ट के स्थान पर पहुंच गया हो। चारों ओर का वातावरण सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। अज्ञात लकड़ी की अलमारियों की कतारें बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थीं। लकड़ी की शेल्फ पर अनगिनत खजाने रखे गए थे। चू फैंग आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। बैंगनी दिव्य वृक्ष का दिखावा करने के लिए उपयोग करते हुए प्राचीन मनुष्य वास्तव में उदार है। ऐसा कहा जाता था कि बैंगनी दिव्य वृक्ष का उपयोग मास्टर गॉड वेपन स्तर के खजाने बनाने के लिए किया जा सकता है। बेशक चू फैंग को अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पर्पल डिवाइन ट्री की अलमारियों में रखे विभिन्न खजानों के बारे में अधिक उत्सुक था। ये वे चीजें होनी चाहिए जिनके बदले मनुष्य पहले आदान प्रदान करते थे, है ना? सबसे साधारण वस्तुएं हैं। उनमें से अधिकांश खजाने हैं जो दिव्य स्तर से नीचे के योद्धाओं के लिए उपयुक्त हैं। दिव्य भगवान स्तर पर भी कुछ है, लेकिन केवल कुछ ही। वे केवल 1% के बारे में हैं। चू फैंग ने एक नजर डाली। उसके पास पहले से ही एक मोटा मोटा विचार था। प्राचीन मनुष्य बहुत उदार थे। इन विविध वस्तुओं का संयुक्त मूल्य संभवतः कई मास्टर गॉड हथियारों के बराबर था। इसके अलावा सबसे गहरे हिस्से में बैंगनी दिव्य वृक्ष शेल्फ पर चू फैंग पहले से ही कई चमकदार सुनहरी रोशनी देख सकता था। प्रकाश की प्रत्येक सुनहरी गेंद एक सर्वोच्च खजाने का प्रतिनिधित्व करती थी। पौराणिक और दिव्य स्तर। चू फैंग को तुरंत दिलचस्पी हो गई। गोल्डन रैंकिंग सूची में शामिल खजानों की गुणवत्ता बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वे मेरे हाथ में मौजूद मास्टर गॉड हथियारों से बेहतर है?